अच्छा माशाल्लाह जवेद भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया म्यूज़िक के अच्छे और बुरा म्यूज़िक, या म्यूज़िक है क्या, ये मैजिक है क्या है। जैसे अक्सर आप देखते हैं सफ़र नहीं कटता आदमी का, टाइम नहीं कट रहा होता, जैसे टाइम की बात कर रहे हैं, और कई दफ़े टाइम ऐसे कट जाता है, तो उसमें आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं अपने आप से, जो टाइम कट रहा होता है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जहाज़ में आपको अच्छा क्रू मिल जाता है, या आपको अच्छा पड़ोसी मिल जाता है जिसके साथ गुफ्तगू में, या कोई फ़िल्म देख रहे होते हैं, तो वो टाइमिंग और वो जो प्रैक्टिकल चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो मेरे मुताबिक म्यूज़िक में भी ऐसा ही है कि जो जैसे टेक्निकलिटी, टाइमिंग, रिदम और जो एनवायरनमेंट जो है वो सारी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन वो होगी तब कि जैसे अवेयरनेस उसकी जितनी होगी, कि जितनी उसकी आप जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वरना तो ये धुन याद हो गई, आप उस्ताद हो गए, मैं आपको सर्टिफिकेट दे देता हूँ, उस्ताद बन गए। तो हम रियाजत की क्यों बात करते हैं, जो अभी ये कहा कि इसका शॉर्ट में नहीं है, वो क्या कि उस टाइम को, जैसे म्यूज़िक टर्म में हम कहते हैं कि हवाओं को गिरा लगाना, कि जी हवा को गिरा, अब हवा को कैसे गिरा लगाएंगे, कि वो इतनी आपकी उस पर तपस्या हो, प्रैक्टिस हो, बार बार एक चीज़। हकीम जो है, जो वो कोई चीज़ बनाता है, एक तो मशीन पीस देती है चीज़ को, वो उसकी उससे ज़्यादा बारीक होती है वो, लेकिन जो हाथ से पिसती है उसका वो असर नहीं मरता, तासीर रहती है। तो वो तासीर को असल में ढूंढना होता है। म्यूज़िक में भी वो तासीर, जिसको उस तासीर की समझ में आ गई, वो एक्टिंग में भी है, वो शायरी में भी है, डांस में भी है, हर चीज़ में है वो। एक्चुअली हम जैसे जो एथनिक म्यूज़िक के लोग जो हैं, जिन्होंने फैमिली में, हमें उस तरह से फ़िलॉसफी नहीं पढ़ाई जाती, या लेकिन वो सारा कुछ उसमें शामिल होता है। हमें यानी कि आप शायद म्यूज़िक समझेंगे फ़िलॉसफी के थ्रू, मैं फ़िलॉसफी को समझूंगा म्यूज़िक के थ्रू। तो वो एक फैमिली का जो एक तरीका, उसको बताना, बच्चे को रियाजत करवाना। जैसे हम बचपन में, अब इनको मैं अगर मैं लेके बैठूँ, इन लोगों को, ये भी मेरे शागिर्द हैं, ये एक आधे घंटे में बोर हो जाते हैं एक चीज़ को बजाते हुए। तो आप हमें रोब से बिठाया जाता था, वो जो हम बात कर रहे थे कि अब तो आप स्टूडेंट को जोर नहीं डाल सकते। हमें भी, मुझे भी होता था, जब ख़ास मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, औरों का भी ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा, सबका मिला जुला एक जैसे ही होता है कि एक चीज़ बताइए आप, और वो बजा रहे हैं, बजाई जा रहे हैं, बजा आ गई, ठीक है, ड ड ड आ गया, बस ख़त्म हो गई, मास्टर हो गया। नहीं, अभी नहीं आया है, क्यों नहीं आया? वो मेरी अप्रोच उतनी थी उस वक्त कि उसको मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे हिसाब से तो वो आ गया, लेकिन जो मास्टर है या इंस्ट्रक्टर है, कोच है, वो कह रहा है कि नहीं अभी नहीं आया। अब उसमें ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, ये मुझे बता नहीं रहा, या मुझे ये भटका रहा है, कि ये मुझे एक चीज़ पे, मेरे नेगेटिव इसलिए नहीं आते थे कि मुझे पता है कि मेरे पास चारा ही कोई नहीं है, मुझे मार पड़ेगी, और मेरा बाप मेरे से नेगेटिव बात कर ही नहीं सकता। ये भी एक मोहब्बत का कि ये मेरे से झूठ तो बोल ही नहीं सकता। तो उस प्रेशर में, या उस क्लैरिटी जो थी, एक सॉल्व होती है हम लोगों का जो रिलेशन होता है कि अच्छा यार, ये मेरे से, वो तो है ही नहीं बात कि मेरे से बेईमानी करेगा यार, लेकिन अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? वो एक सेल्फ बंदे को इंसल्ट भी फील होता है, क्योंकि बचपन में, अभी इनसे, ये बच्चे जो बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे तो ये एक कंप्लीट उनका एक, ये रेडी हैं अपने ख्याल में, अपने औरा में, अपने उसमें, ये समझेंगे हमारे वालिद या ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या बातें किए जा रहे हैं। वो अपने अंदर एक कंप्लीट शख्सियत है, तो वो हमें ये परेशान, बस उसको पकड़ना या मारना, वो चीज़ जो है वो या तो कुदरती आपके अंदर हो, जिसे कहते हैं इश्क हो जाना, वो फिर आप उसमें आप कुछ नहीं देखते, उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, चले जाते हैं, सख्ती आ रही है, मोहब्बत हो रही है, प्यार हो रहा है, आपको मार भी पड़ रही है, लेकिन वो इश्क के अंदर वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो आपका एक अंदर की अपनी आग है।
खान साहब आपकी इजाजत से मीर का एक शेर पढ़ूंगा, उससे आपको बिल्कुल हम सबको मीर तो मीर है। बिल्कुल आपने जो कहा, सरसरी तुम जहान से गुजरे, सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जा जहानी दिगर था। क्या कहने, क्या कहने, ऐसे वरना हर जा जहानी दिगर, बिल्कुल है। तो वो चीज़ें यकीन करें कि अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, वो चीज़ें जो उस वक्त बताई गई थी अब समझ में आ रही हैं। उसकी जो सफाई और उसकी जो परफेक्शन तो अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि नेवर एंडिंग, कोई काम भी उसकी इंतहा तो है नहीं, आदमी ख़त्म हो जाता है, काम नहीं ख़त्म होता। तो ये उस चीज़ को प्रैक्टिस किए जाना, या उसका जो चिल्ला, वही जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, चिल्ला क्या है कि जिन काबू कर लिया, अगर कोई पीछे पीर नहीं है तो जिन उल्टा भी हो जाता है। उसी तरह एक बंदे ने जिन काबू कर लिया बगैर पीर के, काबू आ गया, हो जाता है वही बात। अब वो के क्या हुक्म मेरे आका, उसने काम बता दिया, उसने कर दिया। फिर उसने कहा काम बताओ, उसने एक और काम बता दिया, वो भी कर लिया। अब जितने काम बताए सारे कर दिया, वो काम रहा ही नहीं। वो कहते जी मुझे काम बताओ, कहते कोई काम नहीं है, कहता नहीं बताओ तो मारूंगा। वो कहता काम ही कोई नहीं है, कहता फिर मार के लिए तैयार, कुट पड़ना शुरू हो गई उसको, परेशान, सुबह शाम दोपहर कुट पड़ रही उसको। फिर वो कोई बंदा मिला कामिल, उसने बताया कि यार ये मैं तो फंस गया हूँ, मैं तो चिल्ला करके फंस गया हूँ। तो फिर उसने उसको तरीका बताया, तरीका ये भी मजाक का ही है कि चले जी एक बांस गाड़ो, बांस गाड़ दिया, अब कहते हैं जिनको को ऊपर जाओ, ऊपर चला गया था, नीचे हो गया था, बस लगे रहो। तो इसमें जो पॉइंट था कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है या टीचर है वो कामिल हो, वो उसको पता हो कि कैसे, तब वो बात एज ए प्रैक्टिकल, एज ए मेरा जो, मैं तो प्रैक्टिकल के हवाले से छोटी सी बात, सिंपल सी बात समझ में आ जाए तो सिंपल सी, या ना समझ में आए तो बता नहीं रहा है कोई, छुपा रहा है, हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें लोग जो है वो मान नहीं रहे, मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ लेकिन मुझे माना नहीं जा रहा है, ये बातें आना शुरू हो जाती हैं ये। और अगर आप समझ लें, हो सकता है आपके साथ ऐसा ही हो रहा हो, कोई आपको मान नहीं रहा जबकि आप अच्छे हैं, हो सकता है कि आपको लोग काट भी रहे हैं, लेकिन आप अपने सच्चे लगन से चलते रहेंगे तो वो सब मसले हल हो जाते हैं। लेकिन उसका रास्ता वही है, रियाजत का। ये वो एक पुरानी मिसालें हैं बुजुर्गों की, झूठा करे तो सच्चा होए, रियाजत के जो फायदे, झूठा करे तो सच्चा होए, सच्चा करे तो सोना। वाह वाह, बिल्कुल ठीक, वाह। तो ये म्यूज़िक की बात तो मैं यहाँ पर ही, मेरी तो इतने से एक्सपीरियंस है, ज़ाती मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल जब 10 और 11 साल की एज में हो जाना, सितार का पूरा, हाँ ये था, खुद मैं नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ टैलेंटेड था, लेकिन मुझे शौक़ था, मुझे इश्क था अपने काम। तो खान साहब आपने किस एज से सितार शुरू करी थी? शुरू तो 6 साल की उम्र से। अच्छा, और 11 साल के थे जब वालिद साहब का? अच्छा, 4-5 साल बाद। 5 साल बाद, यानी कि जो सही वक्त मेरा, जो उनको अंदाज़ा हो गया था कि शायद अब वक्त नहीं है उनके पास, तो जो 2 साल का अरसा था उसमें उन्होंने मुझे कोई रियायत नहीं की। 10 और 11 साल कि टोनी की तरह सोया हुआ उठो, लगता था यार ये तो बाप नहीं जल्लाद है, ज़हन में आती थी। लेकिन आज मैं शुक्र अदा करता हूँ उनका कि वो जो अमल उन्होंने किया, भाई टोनी को बुखार हुआ, उठो यार, पकड़ो सितार पकड़ो, पसीना आएगा, अभी रियाज करते हैं, बुखार उतर जाएगा। अब वहाँ, अब ये मैं अपने स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकता, हो सकता है आज मैं अपनी औलाद के साथ भी ना कर सकूं, जो अब जो वक्त माहौल जो चेंज हो गया, बिल्कुल, कि आज मैं अपनी औलाद के साथ भी ना कर सकूं। टोनी जी, खान साहब नहीं, टोनी कहें, नहीं, जो पुराने लोग हैं, बिल्कुल टोनी जी, आपकी इजाज़त से आपको खुशी होगी इस बात की, आपकी 2 बातें कुदरती तौर पर, ये आप चूँकि आप माशाल्लाह इतने अच्छे बड़े फनकार, आपकी 2 बातें बिल्कुल वही हैं जो एक ज़माने में हमसे मैडम नूर जहां ने की, सिर्फ लफ्ज़ों का थोड़ा फ़र्क है। एक तो मैं शेयर करूंगा, वो इतनी बड़ी खातून है कि अभी जैसे आपने कहा, मैं हैरान हो रहा था कि देखे आर्टिस्टों को कैसा मिलता जुलता है, इंट्यूटिव। अभी आपने जैसे कहा ना कि
आप फ़लसफ़े से मौसीकी की तरफ आएंगे, मैं म्यूज़िक से फ़िलासफ़ी और अच्छी तरह। वो एक दफ़ा मैं गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोग्राम तो कहने लगी कि आप तो पढ़ के गा रहे हैं ना, हम गा के पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल वही बात। अच्छा, फिर एक दूसरी बात आपने की माशाल्लाह, वो भी बिल्कुल उन्होंने कहा कि म्यूज़िक में कहने लगी कि म्यूज़िक में पहले म्यूज़िक सीखा जाता, लोग समझते हैं कि पहले म्यूज़िक सीखा जाता है फिर गाया जाता है। मैं समझती हूँ ये नामुकम्मल बात है। इस तरह पहले म्यूज़िक सीखते हैं, फिर गाते हैं, फिर खुदा के फजल से, किसी के नजरे करम से वो अंदर रचता है और सिर्फ गाता वो है जिसका रच जाए, जिस पे कर्म हो जाए, जिस पे कर्म। ये जरूरी भी नहीं है कि बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे और ये बिल्कुल सही गाएंगे। अभी एक फेसबुक पे बड़ी अच्छी किसी ने, वो जाकिर जी का वो था पोस्ट थी क्या था, बड़ा अच्छा उसने उन्होंने लिखा हुआ था, रियाज अच्छा, रियाज आपको मास्टर नहीं बनाता, रियाज सही रियाज आपको मास्टर बनाता है। सही कई हमारे देखे हुए, हमारे फील्ड में भी देखा है, वो तबलों में, सितार में भी, यार हाथ गुठल एक मिसाल है कि हाथ बंद गया, पंजाबी में यार हाथ गुठल हो गया। तैयार भी है बड़े, तैयारी भी बड़ी है, इल्म भी बहुत है, सारा कुछ है, लेकिन हाथ बंद गया, वो तासीर खत्म हो गई क्योंकि गलत रियाज हो गया। कई सितार वाले बेचारों के साथ होता है कि उनकी कोई वेन जो है डैमेज हो जाती है और वो उनको दर्द शुरू, तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वो क्या कि रियाजत सही नहीं किया, या यहाँ मैं मानता हूँ वो नीम हकीम ख़तरा है, जहाँ अगर आपको कोई गलत उस्ताद टक्कर गया है कि जो उस्ताद नहीं है और उसने आपको माइंड और आपके हाथ को डैमेज कर दिया है, वो भी ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। सीधे हाथ की सर होती है किसी भी लेफ्ट में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे गलत पोजीशन मेरी हो गई और मेरा लेफ्ट आर्म जो था टोटली जैसे फ्रीज नहीं हो जाता, ऐसा हो गया। और शुरू में डर ये लगा शायद कोई हार्ट का प्रॉब्लम है और पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर पे गए, चेक किया, उसने कुछ सब ठीक है सारा कुछ। मैं सितार का ऐसे हाथ पकड़ के सितार पे रखता था और जब मैं सितार पे रखता था तो साइकोलॉजिकल मुझे नहीं पता चलता था दर्द किधर चला, लेकिन वो ऐसे होता था कि मैं सोते वक्त करवट बदलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। वो बाद में मैंने महसूस किया कि शायद वो क्योंकि ट्रैवल इतना करता हूँ, इतना हो जाता है सामान, एक सितार, एक ज़माने में दो सितार भी लेके चलते थे, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि स्पेशली जब फ्यूजन म्यूज़िक होता है, वर्ल्ड म्यूज़िक, 2 सितार है, एक बैग है। तो वो पता चला कि वो जो बैग की जो पकड़ने की जो मेरी मूवमेंट, जो पोजीशन थी वो गलत थी। वो अल्लाह ने मदद की, वो डायग्नोज कर लिया कि यार ये जगह ये मेरा प्रॉब्लम है। वो छोड़ा, दर्द गायब हो गया। तो प्रैक्टिस में भी ऐसा होता है कि आप रॉन्ग प्रैक्टिस करें, जैसे पोजीशन, हाथ की पोजीशन जो है अगर वो सही नहीं बैठी हुई, अगर दर्द नहीं होगा तो हाथ चलेगा नहीं, कभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी उसमें, तो वो और तरह से भी नुकसान, वो उसका दूसरा नुकसान वही कि डैमेज हो जाना, गुट्ठल हो जाना हाथ, बन जाना हाथ, और उसको तो वो सही रियाजत फिर आपके ऊपर जो ऊपर बंदा बैठा है वो उसकी आज मॉडर्न ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, स्पोर्ट्समैन जो है उसको इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब टेनिस प्लेयर क्यों रखते हैं इंस्ट्रक्टर, बॉक्सर और ये सब, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको तो हमें तो ज़रूरत नहीं, हम तो उस्ताद बजाते हैं, हम तो उस्ताद हो गए नहीं। लेकिन एक जो आप जब हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप देख रहे होते हैं उस वक्त जब आप अमल में होते हैं आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन प्रैक्टिस आपको उस अवेयरनेस हो जाती है आपको कि उस दौरान भी आप प्रोग्राम के दौरान भी आपको वो चीज़ें उस पर आपको किसी हद तक, मैं नहीं कहता कि अब अभी मैं टीवी की रिकॉर्डिंग कर आया हूँ और मुझे पता है मैं कितनी गलतियाँ की हैं मैंने कि जी अच्छा नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के लिए मुझे ये चीज़ पे काम करना है, मुझे ये चीज़ रह गई, ये मेरी टाइमिंग अच्छी नहीं थी मेरा, क्योंकि वो तो एक टीवी में तो एक टाइम सेट है ना, हमें आदत पड़ी लंबा इलाप खींच दिया तो खींच दिया, लेकिन वहाँ तो 10 मिनट में आपको ख़त्म करना है। तो ये चीज़ें आप लर्न करते हैं। तो फिर पॉइंट हमारा म्यूज़िक है, रियाजत के बगैर भैया कुछ नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप चाहे तानसेन के पास भी चले जाए तो रियाजत। खान साहब एक दो बातें आपकी कि तमाम आर्ट फॉर्म में ये भी मसला, वो आपकी बातों से ही याद आया
कि ये असल में माइंड बॉडी प्रॉब्लम है, माइंड बॉडी एडजस्टमेंट है। डांस हो, अदाकारी हो, या खासतौर पे परफॉर्मिंग आर्ट, ये हमने शायद अपने माइंड को बॉडी के साथ, किसी ने वोकल के साथ, किसी ने आर्ट के साथ, हमने उसको एडजस्ट करना है। बिल्कुल ऐसे। अगर कोऑर्डिनेशन माइंड की बॉडी के साथ, खासतौर पे बॉडी के उस पार्ट के साथ जो आपका बुनियादी हुआ है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल। ये जो दो हाथ हैं, ये म्यूजिशियन है, और ये कंडक्टर है। ये कंडक्टर बिल्कुल सही है। ये आपको ऑर्डर करता है, हाथों को कहता है कि ये बजाएं, और हाथ को इस काबिल होना चाहिए कि उसको कर जाए। वरना कई दफे माइंड तो हर एक का चलता है, वो आइडिया हुआ, जब आप जब प्रैक्टिकल करते हैं, ओ यार ये क्या होता है, लेकिन आइडिया आपका अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन हाथ उस लेवल पे नहीं आया हुआ कि आपकी बात माने। यानी कि इनको आपको दोस्त बनाना है, इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हम एज ए इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, एज ए वोकलिस्ट, आपको गले को अपना दोस्त बनाना है। हमें इंस्ट्रूमेंट से दोस्ती करते 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 40-50 साल लग जाते हैं, तब जाके आप अब मुझे 6 साल से शुरू किया, यानी कि 40 साल तो हो गए इस काम में, 40-45 साल। तो अब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये हुआ कि अब थोड़ी सी दोस्ती हो गई सितार के साथ। पर अभी भी वो कई दफ़ा नाराज़ हो जाता है कि अगर 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते ना बजाएं। तो वो मैडम की बात है कि जी ये मौसीकी जड़ी ना बड़ी बेवफा है। ये भी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ रहने हैं, तो सिर्फ 1 हफ्ता छड़िए तो सानू साल छड़ देंदी है। अच्छा खान साहब, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने कम से थे जब आपको वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो ये तो एक मौज़ा है कि आपने उनकी अदम मौजूदगी में माशाल्लाह आपने इस मुकाम पे, तो किसी और घर में बुजुर्ग ने आपको गाइड किया? अगर प्रैक्टिकली सितार में तो किसी ने गाइड नहीं किया, लेकिन नॉलेज में मैंने बहुत सारे लोगों से, यहाँ जैसे नाजिम साहब थे और पारस साहब से भी, और गुलाम हैदर जो रागों की नॉलेज, और इनके ताया रमज़ान खान साहब के सितार, क्योंकि मेरा एक अपना शौक़ भी बचपन से एक शौक़ है, खाली बजाने का नहीं, एक प्रैक्टिकल के सितार है क्या, ये मेरा बचपन, ये भी मेरा एक बचपन के एक तो मुझे म्यूजिकली मुझे पता है सितार है, बचपन से घर में देखा, लेकिन ये बनता कैसे है, और ये इसके टोन, जो इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो मुझे प्रैक्टिकल आनी चाहिए, जवारी, वो मैंने इनके ताया से उसके बारे में। रमज़ान खान साहब, ये आसिम है, जी आसिम, मोहम्मद आसिम, तो वो, तो ये मेरी एक जो मेरी अपनी एक रिसर्च कि मैं अब एक ज़माने में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि टोनी वो बांसों वाले बाजार बैठा होता है, उन्हें स्टार छाटती हूँ, बनाना सीख रहे हैं। हाँ, अक्सर मैं 2 ही जगह मिलता था। मेरा बचपन में कुछ सीख रहे थे, कुछ नहीं, जैसे जवारी का एक हिस्सा है हमारे सितारे, ये बड़ा एक जैसे गले मिस्ट्री है एक, कि बेचारे सितार प्लेयर भागते फिरते हैं। आधे लोगों को तो ये है कि यार जवारी नहीं सही बोल रही, सितार ही नहीं सही बोल रहा, तो वो बेचारे इसी चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो मेरा बचपन से मुझे इसका भी शौक था कि यार ये मुझे सितार का है क्या ये, इसकी मुझे साइंस पता होनी चाहिए। खान साहब, आपकी इजाज़त से मैंने अभी पहले भी मैंने देखा हमारे मुल्क की बहुत अच्छी अदाकारा भी माशाल्लाह, इसलिए भी आप पहले भी देख रहा था, ख्याल इसलिए आया कि दिलीप कुमार साहब की एक बड़ी गैर मामूली बात और बहुत रेलेवेंट मुझे याद आ गई। वो कहने लगे कि वो जैसे आप है ना काम करते हैं, उस पर सोचते भी, ज़रा ये बड़े फनकार की निशानी होती है कि सोचे भी तो सही कि ये मैं क्या करूँ। तो कहने लगे कि जब पाकिस्तान आए, हालांकि वो इंटरव्यू लेने वाला बहुत ही सादा था, कहने लगे कि जब मेरा नाम वाम हो गया, कुछ फिल्में हो गई, तो मैंने कहा कि मैं वैसे नहीं, ये करता क्या हूँ, तो क्या ये अदाकारी झूठ को सच करने का नाम है? अपेरेंटली तो यही लगता है ना कि ये मैं ये नहीं हूँ और मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो मैं छुपा रहा हूँ। तो ये तो एक किस्म की मिमिक्री हो गई और इमिटेशन हो गई। तो अब देखो उसकी दानिशवरी, देखो काफ़ी दानिशवर टाइप बंदे भी हैं। कहने लगे, मैंने इस पर गौर किया, तो मैंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं करता। अगर मैं ये करता तो फिर मिमिक और एक्टर में मिमिक और एक्टर का कोई फ़र्क नहीं है, और फिर मैं नहीं जानता। असल में मैं ये करता हूँ कि मैं ये नहीं है कि मैं वो हूँ,
अगर मैं वो होता तो कैसा होता, तो कहने लगे ये एक अगर लगाने से ये इमिटेशन नहीं, ये आपकी इमेजिनेशन का एक हो जाता है। बिल्कुल सही। एक अगर लगाने से वो एक सिर्फ टेक्निक की बजाय इमेजिनेटिव कितनी गहरी, तो एक इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन बन जाता है। बिल्कुल। तो ये खैर हम जोर लगा के इसको कर लेंगे। यूरोप की अच्छी बात है तो ज़रूर लेनी चाहिए। वहाँ पर फनकार प्रैक्टिस भी करते हैं और कुछ बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, और जो दूसरे लोग जैसे आपने कहा उनको बाहर से डिटाच होके देख रहे होते हैं दानिश्वर फलसफी, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इससे उनका मामला बहुत बढ़ जाता है। यानी खान साहब मैं दिल से ये समझता हूँ कि कोई भी काम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होता। अगरचे उस पर ये मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस की किस कदर मेहनत, उसकी कितनी अजमत है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होता। उसी में से स्टम आउट होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर उसको लेके आगे चलती है। नहीं, प्रैक्टिस से मुराद मेरी है कि पूरी आपकी तालीम, पूरी तालीम जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब गोरे की जो आपने बात की, वो क्यों, उनकी वो नेचर में है काम करना और रिसर्च करना। वहाँ बच्चे को बचपन स्कूल में बताया जाता है, बल्कि स्कूल में वो रिपोर्ट ली जाती है कि आज तुमने माँ बाप के साथ काम किया, तुमने अपना घर, अपने कमरे की सफाई की। ये छोटी मैं बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल जो आनी चाहिए, एक बड़ी एक सताई सी बात है इसमें। तो वो एक उनके उसमें आ गया, नेचर में आ गया। जैसे हमारे होते तो कुछ नहीं है, लेकिन बात सातवें आसमान में कर रहे होते हैं, ये हमारी नेचर में आ गया। तो वो उनको जो फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का, हर चीज़ का फ़ायदा वो देता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होता है। तो उनको उसका एडवांटेज हो गया। आज से 200 साल पहले चले जाए, उनका हमसे बुरा हाल था। उनको नहाने धोने का नहीं पता था, लेकिन वो 200 साल की जो मेहनत, उनकी रिसर्च, अब वो उनके सिस्टम में आ गई है। वो सिस्टम बना दिया, हम सिस्टम में नहीं है। अभी एक बड़ी मजे की, इटली में मेरा प्रोग्राम था, तो इटालियन भी हमारे जैसे ही हैं। वो भी कहते हैं यार देखो ये जर्मन फ्रेंच हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम इनसे पहले की सिविलाइजेशन है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, हम पहले की सिविलाइजेशन में अब नहीं है। अब हम वो प्रोग्राम जो है वो पूरा फेस्टिवल वो कैंसिल कर देते हैं एक दिन पहले, और दोबारा से दूसरे दिन अरेंज कर लेते हैं। नहीं, जो कंट्रीब्यूशन जर्मन और फ्रेंच का है यूरोप की तरफ, वो किसी नहीं, वो अभी है ना, पिछले साल 200 साल का, इससे पहले का नहीं। इससे पहले तो उजट कमार टोटली बिल्कुल, उन्हें कुछ नहीं पता था किसी को। तो लेकिन उन्होंने किया। जब आप कुछ चीज़, वही आ गई बात, हम नाक ऐसे पकड़ ले वैसे पकड़ ले, पूरा स्ट्रक्चर होता है, प्रैक्टिस भी है, आपकी सोच। प्रोग्राम के बाद आपको सोचना चाहिए, मुझे सिर्फ तालियां। अब हमारा मेयार क्या है कि 2 तालियां बजी, मेरा प्रोग्राम कामयाब हो गया। ऐसा ही है ना, हम लोग एक्टर भी और सारे ओके, मेरा जो एंट्रेंस थी वो मैं पब्लिक ने कहा ओ ख़त्म, खुद नहीं। मेरा जो टारगेट है सिर्फ ताली है, और वो हम उसकी टेक्निक हमें आ गई। जो अभी आपने बात की कि इतना बेहंगम गाना क्यों हो रहा है, तबला रह गया तिहाई का, गाना रह गया है जोरदार, और लोग वो जोर वो म्यूजिक से नहीं इम्प्रेस हो रहे होते, वो उसके ओए तान से, ओए माय गॉड, ऐसे मैं कर ही नहीं सकता। वो फिर भी मैं ही आ गई बात, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये कैसे किया इसने। तो वो इम्प्रेस म्यूजिक से नहीं हुआ, फिर भी ऐसे ही। बल्कि टोनी भाई, ये सियालकोट में बरसी होती है बाबा अच्छे की, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है ना, वो पारस साहब को फोन इसलिए करता है, वो बहुत बुरा है। गरम को ये लेके आओ, गरम तत्ते को ये लेके आओ, काऊ को लेके आओ, तब देते हैं, पंडाल नहीं राजी होता, यानी कि वो तबला बजाने तो जमीन फट जाए। उसकी भी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारे पंजाब में एक मौसीकी का शुरू से जो कल्चर रहा है ना, वो उसको आप कंप्लीटली निगेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। कलीम भाई क्या बात कर रहे हैं ना, अब उनका मिजाज, वो असल में सिलसिला ये है कि पंजाब में चूंकि गाने बजाने की रवायत ऐसी रही है कि और बगैर माइक्रोफोन के आपने पंजाब का आर्टिस्ट डोमिनेट क्यों करता है? वो इसीलिए करता है, अगर वो सुर और लय में है और वो उसमें टेम्परामेंट और जोर आ जाए, तो वो यूपी वालों को और लखनऊ वालों को 2 मिनट में आगे लगा लेता है, क्योंकि सुर में आवाज और ऊपर से जोर हो छा जाती है। अब यूरोप में आप ओपरा सुने, वो उनका जब वो जाते हैं, वो क्या जोर ही तो होता है, लेकिन कंट्रोल में होता है, सुर में और कंट्रोल में।
पता नहीं कितनी सब तक के चले जाते हैं। लेकिन एक जोर होगा कि बंदा बस यही लगे कि यार ये अभी बस ये मुझे चपेट पड़ने लगी है, अभी खान साहब ने तबला उठा के मुझे मार ही देना है, वो गलत। हाँ, आप दिख जाना है, ये हुआ भी, होता भी है। अच्छा खान साहब, एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहता हूँ। नहीं, आप बड़ा करें। वो ये कि चूँकि आप रोज़ आपकी मुलाकात होती नहीं है, एक हमारी खुशबख्ती है कि आप मौजूद हैं यहाँ पर। चूँकि हमारी मौसीकी जो है वो ओरल ट्रेडिशन है और लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं है, और रिकॉर्डिंग एक बहुत रीसेंट चीज़ है। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़ाया हो गई, बहुत सारा इल्म ज़ाया हो गया, क्योंकि असातिज़ा जो थे माजी में और अभी भी जो बहुत सारे, वो इस मामले में उनका ये रवैया रहा कि ये हम चीज़ें कुछ ना पब्लिकली ना गाएं बजाएं ताकि कोई और याद ना कर ले, या अपने ख़ास शागिर्दों को सिखाएं या अपनी औलाद को सिखाएं। जिस तरह तवक्कुल हुसैन खान साहब थे, उनके बारे में खान साहब आशिक अली खान ने भी कहा कि ये शेर कवैये हैं, लेकिन उन्होंने कहा उनकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं मिलती तैमूर में, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तवक्कुल हुसैन खान की। उनके पास कोई एक दफ़ा एक छोटा सा एनेक्डोट याद आया कि कोई गया, उस ज़माने में रिकॉर्डिंग नई कंपनीज बनना शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि खान साहब ये मैं आपको करना चाहता हूँ रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि आप क्या, अच्छा फिर क्यों होएगा? खान साहब मैं रिकॉर्ड होएगा फिर बिकेगा। उनका अच्छा बिकेगा, किन्ने का बिकेगा? उनका खान साहब मैं जो भी मेरा गाना इन्ने का बिकेगा। लेकिन ये वो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करवाया। उसका क्या हुआ कि वो उनके जाने के बाद वो खत्म हो गए। तो अब हमें चूंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है और अब आहिस्ता आहिस्ता तो हमारे होते हुए ये बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें सही तरह डॉक्यूमेंट हो रही हैं? अगर नहीं हो रही तो क्या उसका कोई होनी चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी जैसे यूरोप की और अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूरोप में पहले ऐसा ही था, लोग नहीं बताते थे, राइटिंग में तो मौजूद नहीं, लोग खत्म हुआ ना। लेकिन जब उन्होंने इसको खोला, हम अब हमारे यहाँ कम क्यों हो गया, म्यूजिक की म्यार क्यों कम हुआ? ये हमारे बुजुर्गों के कसूर है इसमें। ये बताना नहीं, इसको छुपाए रखना। अब छुपाने से क्या है, आप गाएंगे नहीं, जब गाएंगे नहीं उसमें से असर खत्म हो जाएगा। जब आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे कि मुझे डर ये है कि आप कहीं मेरी कॉपी ना कर ले, तो दोनों ये इसका असर हुआ, साइड इफेक्ट हुआ। और दूसरी बात, क्योंकि वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बचती है, एक ये भी प्रॉब्लम रहा है हमारे खित्ते में। वो एक मिसाल, एक बंदे एक कुम्हार को लाल मिल गया याकूत, उसने उठाया याकूत, उसको चमड़े में उसको गाड़ के उसका डोरी बनाई, गधे के गले में डाल दिया। वो एक सुनियारा गुजरा कोई जो जिसको स्टोन का पता था, उसने तो ये तो लाखों करोड़ों का याकूत है। वो आया, कहता बेचना है? कहते नहीं मेरे गधे के गले में अच्छा लग रहा है मुझे। कहता यार पैसे बता के तुम्हें 5 रुपये देने। कहता यार नहीं, मैंने 50, तो पागल हो गया, मैंने नहीं देना। 500 वही उसने फ़ौरन निकाल उसके वो 5 गधे खरीद लिए उसने। अब वो याकूत जैसे उस सुनियारे के हाथ में आया वो टूट गया। उस याकूत में से आवाज़ आई कि उस कुम्हार को तो मेरी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, तुम्हें मेरी अहमियत का अंदाज़ा था, तुमने 500 मेरी कीमत लगाई। तो ये अब दोनों ताली दोनों हाथों से बजे। आप अगर हमें ये कहेंगे कि आप ये चीज़ रिकॉर्ड कर दें और दे दें, वो क्या है, बाबा बुल्ले शाह के है ना, खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, जिमें मिठी खीर पका मोहम्मद खुद के आगे। वो आप एक ऐसी चीज़ किसी को दे देते हैं, इनके ताया की बात याद आती है, इनके चाचा जो हैं वो अल्लाह का करम है, बस ठीक है, वो मुनासिब है। तो वो कहते ओए की कीता है, तू की कीता है मेरे सामने? वो कहता नहीं तू अपना काम कर, तुझे क्या पता। अब मैंने कहा मेरा था बता देते, कहते ये ख़राब करेगा, अच्छा इसमें वो टैलेंट नहीं है। अच्छा मैं इसे बता भी दूंगा, इसमें टैलेंट नहीं है, ख़राब करेगा, ये काम को ख़राब कर देगा। अब ये 2 बड़ी चीज़ें हैं, इनको बड़ा, इसको आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं इस मेंटालिटी को, क्योंकि गोरे ने तो उसको खोल दिया है, आप ख़राब करें अच्छा करें। हाँ ये मैं मानने को, ये मैं चले ठीक है, वो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए। एक्चुअली मैं दे दूँ आपको, आप उसे ख़राब करते हैं, उसका अजाब और सवाब आप पे ही आएगा। तो ये खान साहब आपकी इजाज़त है, ये अम्मार की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि वो भी एक इंतहाई हमारी हिस्ट्री का ऐसा वाक़या है कि वो किताब में भी लिख देना चाहिए।
तवक्कुल हुसैन खान साहब के शागिर्द थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर, और ख्वाजा खुर्शीद अनवर को एमए फिलॉसफी और पढ़े लिखे और ये और फिर इतने क्या कहने, तो वो तो उन्होंने बहुत कहा उस्ताद जी को कि रिकॉर्डिंग करा दी, तो उन्होंने एक दिन वो चोरी से उन्होंने कहा इससे अब आपकी उस बात से भी रिलेट करता है कि अब हम ये कर सकते हैं, तो अपनी ही पे हम बेअदबियों के लिए तैयार है। मैं भी एक टीचर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, क्या क्या हालात हम नहीं देखते। उन्होंने क्या किया कि ये उस्ताद जी तो बहुत बाकमाल गाते हैं, वो सेंस सुधारे उन्होंने बहुत ही, और ये ज़ाया हो जाएगा। तो एक दिन उन्होंने क्या कहा, उस्ताद आए तो ये टेप रिकॉर्डर होते थे छोटे छोटे, और पहन के ना ये लोई सी, तो उसमें रख लिया। तो खालिद साहब कहते हैं कि मैं पहली थी आखिरी वाली थी, तो फिर मार भी खा। इसका नाम हमने इस रखा है, अभी बताऊंगा। ये जुर्म है ये। तो उन्होंने कहा कि ये तो मानते नहीं, ये तो मानते नहीं है, तो ये फिर क्या कैसे चलेगा, ये इनका ये ना हो के चले जाए। तो अब वो तो तवक्कुल खान साहब थे, तो वो लयकार भी बहुत थे। तो अच्छा उन्होंने कोई ऐसा बोल मारा कि इनको खालिद साहब को भूल गया कि मैं चोरी छुपे क्या कर, उन्होंने हालांकि उनको फिर भी बेशक शागिर्द थे, मगर था तो नहीं बच्चे पढ़े लिखे, ये उन्हें जूती उतार के तो जो मारी, तो और ख्वाजा साहब ने वो खाई, और उसके बाद उनसे सॉरी की, और दोबारा कहा कि फिर लोगों को बाद में बताते थे हंस हंस के कि जूतियाँ पैया ने तो मैं रिकॉर्डिंग फेल नहीं कर सकता, तो उनके जहन में बस ये पड़, उनके खासतौर पर तवक्कुल खान साहब के जहन में ये हो गया था कि ये बेकार चीजें हैं। और शायद उसमें आप वाली बात दुरुस्त हो, नाकदरी वाली भी बात हो, जब फनकार भूखा रहा हो, मुआशरे ने परवाह न की हो, वो मिक्सअप हो गया ना, रिएक्शन भी पैदा हो जाता है कि इन पे ये एक डिवाइन एक लेगेसी भी है ना। बहुत सारे शायर अपना कलाम नहीं छपवाते, वो उनका एक वो भी नुकसान होता है नहीं, लेकिन वो एक मौजूद है, एक रवायत मौजूद है ना। किसी हद तक शायद वो बहुत सारे पेंटर्स अपना काम एग्जिबिट नहीं करते, तो एक शायद वो नहीं। दूसरा एक फिर वो एक मिसाल आ जाती है ये बताने पे और ना बताने पे, क्योंकि हमें जो मैंने कहा ना, हमें इस तरह से चीज़ें समझ में आती हैं कि उस्ताद पे एक साहब गए, उन्होंने कहा मैंने गाना सीखना, उन्होंने कहा मैंने सिखाना नहीं, जाओ। शायद मैंने उस दिन भी बताई हो आपको, ये जब बैठे हुए थे आयशा जी, अब वो कहते हैं मैंने आपसे सीखना है, ये 100 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा अच्छा सीखना तो 50,000 लेकर आओ कैश, और एक तो 50,000 दो, और दूसरा तुम मेरे घर में रहोगे, मुझे ये ना कहना कि लेसन दो। अच्छा ये ना कहना लेसन दो, 50,000 भी दो और लेसन भी ना दो। बंदा पक्का था। अब बात आ गई इश्क की, लेने की। वो पक्का था, उसने 50,000 दिए, उसने कहा जी मैं नहीं कहूँगा, आप अपनी मर्जी से सिखाएंगे। अब वो क्या होना, वो बंदा बैठा हुआ है, अब खान साहब रियाज कर रहे हैं, उसको उन्होंने बुलाया, चलो यार तू कपड़े इस्त्री कर मेरे, या कपड़े धो, आंटी बना। जब स्पेशली जब वो रियाज करना, उसे काम पे लगा देना और अपने पास बिठाना। 5, 6 साल 10 साल ऐसे गुजरे। 10 साल गुजरे, कुछ मेहमान घर पे आए, उन्होंने कहा यार गाना सुनाओ। उसने गाना सुनाया, कमाल गाना सुनाया। उन्होंने 50,000 लिए, उन्होंने कहा ये तुम्हारे 50,000, हमारा तालीम कंप्लीट हो गई। ये तो क्या पॉइंट आया, आपने लेना है, आप लेते कैसे हैं? और वो सुन के भी कितना होता है। नहीं, वो सिखाना ही है, वो यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई लोगों में कि ये मैं 10 से है, नहीं आपने वो भी मेरे से लिया जो आप सुन रहे हैं मुझसे। वो अब मटीरियलिस्टिक आ गया ना ज़माना। जितने आप पढ़ते लिखते जा रहे हैं, उतना आपको अंदाजा हो रहा है किस तरह चीट कर सकता हूँ। पढ़ाई का साइड इफेक्ट ये है, हर चीज का साइड इफेक्ट है। बेरू अकल के नहीं कि आपको आप कानून पता चल गया, अच्छा इसको मैंने कानून के दायरे में रह के यूएसए ने अटैक कैसे करना है, कि वो सारा असेंबली में प्रूव करवा के अच्छा जी अब करेंगे, कोई बोल नहीं सकता, तो ये जुल्म हो। तो ये हर चीज का साइड इफेक्ट है। ज्यादा जो आदमी को मगरूर कर देती है, शैतान बना देगी कि वो सब। ये रविंद्रनाथ टैगोर, हम यहाँ के तो पहले नोबेल लॉरेट, बल्कि लिटरेचर के फिलहाल के पहले और आखिरी वही हैं हमारे। तो उन्होंने शांति निकेतन बनाया, और वो आपको पता है कि म्यूज़िक के भी बहुत, अब वो वहाँ रवीन संगीत के नाम से भी वो पूरा ही चल रहा है इंडिया में।
उस रवीन संगीत को अमजद अली खान साहब जैसे आर्टिस्ट ने भी पिछले दिनों गाया, वो मैंने नेट से थी, और लता जी भी उसके ऊपर गाने गाती। ये उनका एक है, उन्होंने शांति निकेतन बनाया। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, वो जो किसी हद तक मैंने कर लिया कि इंटरनेट से पहले तो वो पूरी नहीं हुई, कि वो वहाँ कैसे सिखाते थे। वो पेंटिंग भी सिखाते थे, गाना भी सिखाते थे, और योगा भी सिखाते थे टैगोर, और वो चित्रकारी और सारा कुछ सिखाते थे। तो मैं ज़रा बतौर टीचर भी मुझे ये था कि ये कैसे सिखाते थे, जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे सिखाते थे। बार बार इंस्ट्रक्शन कोई नहीं होती थी। उनकी पेंटिंग की क्लास के कुछ लोगों ने, फिर वो अब तो आसानी होगी इंटरनेट से, अगर आप तो सही यूज़ करें, वो कहते हैं कि वो कहते खामोश रहो और मुझे देखते रहो, ऐसा ही, और गाते हुए भी बिल्कुल के ये हो रहा है तो साइलेंस, और वो सुनो या वो देखो। मुझे तो ये नहीं कि एक एक चीज़ में वो, मैं तो इसलिए इस बात पे और पक्का हूँ कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस इस पे रहा कि मैंने जो सीखा है, जो मैंने जितना भी आज थोड़ा सा मैं बजा रहा हूँ, इसी वजह से कि वो पहले जो 2-3 साल 4 साल जो अटेंसिव वाले साहब के साथ गुजरे, फिर लोगों को सुना, और दूसरी बात अपने आप को भी क्रिटिसाइज खुद किया। जब अच्छा प्रोग्राम हो जाए स्पेशली तब आप अपने आप को और उसको देखें, बुरे में तो आप देखते ही हैं। ये अमल जो है अपने आप को जज करना, ये तो सूफीज़म में भी है कि वो जो अपने मारना जो होता है अपने आप को, यही तो अपने आप को देखें आपने किया क्या है। खान साहब बाबा फरीद का एक शेर, वो पंजाबी मेरी कूक फरीदा, बोलता बुरी हूँ लेकिन नहीं, कूक फरीदा कूक जीवे राखा ज्वार, राखा ज्वार होता है जैसे खड़ा कर देते हैं कि वो हाँ, कूक फरीदा कूक जीवे राखा ज्वार, जद तय तांडा ना गिरे तद तय कूक पुकार। हाँ, क्या जद तय तांडा ना गिरे तद तय कूक पुकार। ऐसा ही। तो ये अब ये इसकी कमी होती जा रही है। तो नए सीखने वालों में एक्सप्लेन कर दें। हाँ, अच्छा, कूक फरीदा कूक यानी वो अपनी फरियाद जारी रख। राखा ज्वार होता है कि जो फसल को नुकसानदेह होती है ना, परिंदे जो पहले खा जाते हैं उसके लिए ऐसे एक बावा से लटका देते हैं। कूक फरीदा कूक जीवे राखा ज्वार, जब तक तांडा ना गिर, और जब तक फसल पकी ना हो, ये येलिंग, ये फरियाद, ये अपनी ये जारी रख। ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो वो अब ये बाबा फरीद है, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब तक तांडा ना गिरे बिल्कुल ऐसे। अब गोरों में जब हम गोरों की मिसाल देते हैं, उन्होंने सब चीज़ें खोल के रख दी हैं, आप करें या ना करें। नॉर्वे इज द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लिविंग स्टैंडर्ड में, लेकिन सुसाइड भी वहाँ सबसे ज़्यादा। रीज़न स्वीडन में भी सुसाइड बहुत ज़्यादा है। नहीं, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको जब सीखना है, हम नहीं कुछ कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, दोनों तरफ से ये बात होगी। जब आपको फैसिलिटी सारी मिल जाती है तब वो भी ठीक नहीं। और वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो खंबे की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, पता चलता है कि वो पता नहीं क्या बन गया। तो वो पॉइंट क्या हुआ, इश्क, आपका अपना इश्क और अपने साथ लॉयल्टी। हम अपने साथ जब तक इंसाफ नहीं करेंगे खुद के साथ, और अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, मगरूर नहीं, वैसे तो सब अपने आप मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन अपने आप को परखना, देखना, क्रिटिसाइज करना। वरना वो बचपन में सारे ही समझते हैं कि मैं जैसे बॉडी की आपने बात की, बॉडी लैंग्वेज की, मुझे बड़ा मैं प्राउड था, मैं जेड़ा भी म्यूजिक का काम करूँगा 2 मिनट में कर जाऊँगा। अब मुझे शौक आया सालसा सीखने के लिए, डांस, मैंने बोलो मसला ही कोई नहीं, रिदमिक जो ऑफ बीट सारे, वो मसला भी कोई नहीं था। अब जब वो बॉडी की बात आई है, वो 1 2 3 1 2 3, अब वो मुझे इंस्ट्रक्टर कह रही मुझे देखो, मैं देखो 1 2 3 1 2 3 वो कह रही ये सिर क्यों, मैं पैर देख रहा हूँ। तो 1 2 3 तो हो गया, लेकिन पैर नहीं मेरे 1 2 3 पे आ रहे। तो ये अपने आप, और फिर उसने मुझे कहा भी प्रैक्टिस, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, वो मेरे पास टाइम नहीं है। बाबा फरीद का एक और याद है, चल बाबा फरीद इधर ही है, लगता है कि फरीदा मैनू मुंज कर, आपका ट्रांसलेशन बाद में करो,
फरीदा मैं नू मुंज कर ते निकी कर कर कुट परे खजाने रब दे जो भावे सलूट के ये जो अपनी मैं को ना पहले तो चावल के दाने के बराबर कर ले तो वो भी ठीक नहीं, उसमें भी हल्की सी वो चुभन सी होती, फिर ओनू पीस। अच्छा अगर ये कर लेगा ना तो राह चलते फकीर से ये खजाने सोने चांदी के तो नहीं ना हो सकते, तो फिर राह चलते फकीर से भी सीख लेगा उस्ताद। तो ऐसा ही है ये बात। फरीदा मैं नू मुंज कर ते निकी कर कर कुट परे खजाने रब दे जो भावे सलूट। क्या ऐसा ही काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा वेश गुनाही भरिया मैं फिरा लो कहन दवेश। काले ते कपड़े मेरे भी नहीं मगर आप उसमें ये थोड़ा सा वो भी है, सिल्वर भी लगा है। आप जा रहे हैं कहीं नाराज तो नहीं हो गए? मतलब वो भी बुला करना इंशाल्लाह। ओके ओके बहुत ये तो कभी खत्म नहीं होगी बातें। खान साहब बताइए आपका जर्मनी में स्टे कैसा रहा, अभी माजी में भी और अभी भी? अच्छा है बड़ा देने के, वो पहले बच्चे साथ में थे तो वो उसका मज़ा आता था, अब अकेलेपन का भी मज़ा आ रहा है। अच्छा अकेलेपन वो लैदगी हो गई तो मैं अब हैम्बर्ग में अकेला, तो पहले तो बड़ा महसूस हुआ। कितने बच्चे आपके माशाल्लाह? 2 बेटियां माशाल्लाह। अच्छा ट्विंस। अच्छा तो अच्छा है वो एक्चुअली मैंने कहा ना मेरा वक्त ऐसे गुजर गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैंने अपने वक्त को म्यूज़िक और थोड़ी सी अपनी जो कह लें कि स्पिरिचुअलिटी कह लें या सूफीज़म या कुछ, मैं वक्त पे तो आज कुछ बात भी हो गई है। अच्छा बिल्कुल वही कि मेरे पीर साहब भी हैं, तो उसमें उस ट्रांस में ये वक्त इतना गुजर गया और इसी तरह और भी गुजर जाएगा कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में जो नहीं हो पाई, जो कि मेरा ख्याल में एक वो भी एक नेचुरल हिस्सा है। सब सारे लोग मुकम्मल कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन मैं यानी कि बुनियादी तौर पे बड़ा खुश आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अंदर से मुतमईन हूँ, और मुतमईन इस सेंस में नहीं हूँ कि मैंने कुछ कर लिया है, लेकिन उसका शुक्र है। इसमें भी बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तानी बुज़ुर्गों ने हमें इतना गाइड किया। मैं टीचर हूँ तो मुझे ज़रा नेचुरल है, ज़्यादा होता है, हमने सीखा नहीं। बुज़ुर्ग कहते थे कि परेशानी कभी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। ऐसा ही है, वही इवेंट है। तुम जो इंटरप्रेट कर रहे हो या कर रही हो वही तुम्हें डैमेज कर रहा है। एब्सोल्युटली। और कहते थे कि हालात से नहीं ख्यालात से, और इसके साथ ही वो जोड़ते थे कि मुतमईन वो है जो अपनी तकदीर पे मुतमईन। अगर आप ये सोच रहे थे ये हो जाता है ये हो जाता है ये तो हो जाता है, वो तो स्वर्ग में होगा। यहाँ तो थोड़ा बहुत ही है जितना जब तक जिंदा है, तो वो आखिरी खुशी इत्मीनान तो मिलेगा ना स्वर्ग में। वो यूरोप का 19 साल पता ही नहीं चल रहा, 20 साल। हाँ अब मैं पूछ रहा था कि जर्मनी का वही मैं जब तकरीबन 19-20 साल हो 19 साल हो गए, 19-20वां साल चल रहा है। 98 में, हाँ 98। बल्कि आपसे यूएस से नहीं मुलाकात हुई? यूएस में भी न्यूयॉर्क में 99 में साल चल 99 समथिंग। हाँ मुझे याद है कॉन्सुलेट में, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में प्रोग्राम। तो वक्त का पता, अगर उन 20 सालों में देखें तो मेरा ज़्यादातर सफ़र में वक्त गुजरा है। अच्छा ये नहीं कि जर्मनी ही में नहीं रहना उधर है मगर घूमना है। हाँ, जब यूरोप के मुख्तलिफ उसमें पूरा यूरोप और यूएसए और जहाँ नॉर्थ अफ्रीका और पूरा ऑलमोस्ट सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट रह गए मेरे ख्याल में, ये ऑस्ट्रेलिया और मेरा ख्याल ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो वो पता नहीं चला, वो वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कैसे नहीं। इसका मतलब है कि अच्छा वक्त गुजरा, अच्छा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बोर हो रहे हो तो वो वक्त के अंदर का लम्हा लंबा हो जाता है। अगर किसी के इंतजार में हो वो उससे भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अगर गुजर गया है तो इसका मतलब है वो अच्छा गुजर गया। बिल्कुल वो, और वो गुजारा किसने? सितार ने। और जो थोड़ी सी अल्लाह तौबा जो एक बचपन से थी, वो एक ज़माने में पीर बनने भी निकल गया था ना। अच्छा ये लाहौर में या लाहौर में ही उधर भी, तो वो भी वक्त में उसमें भी बड़ा मज़ा आया, उसमें भी बड़ा कि जी पीर बनना है यार, लोगों को मैं इंज करना है, तो वाकई मैं जिन काबू करना है। तो सब आर्टिस्टों में अब तो कुछ इस तरह का माहौल बन गया है कि बहुत सारी बातें करें तो अजनबी लगती हैं, फिर सोचते हैं कि ना करें,
कि लिख के छाप दें मरने से पहले। आर्टिस्टों में एक ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ होती है और वो मशहूर किसी और चीज़ में हुए होते हैं। मैडम नूर जहाँ को कुछ इंसान थी, गलतियाँ हुई होंगी और कुछ हम सब ने मिल के भी इतना वो कर दिया था बदनाम, ये वो शादियाँ, ये उनकी पर्सनल गलती है, मगर उनकी खास उनकी एक स्पिरिचुअलिटी का छोटा सा वाक़या, छोटा सा बिल्कुल। 2000 में उनकी डेथ हुई, 2001 में, ये बिल्कुल सामने की चीज़ है। तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर ने कहा कि हम हॉल उनके नाम लगा देते हैं। हो गया, और कुछ लोगों ने उसमें गाना था। मैंने सबसे पहले 10 मिनट का इमन गाना था और मैडम ने मेरी क्या हालत थी आप बताएं। मुझे ये नहीं पता था कि ये उनकी नाच से शुरू करेंगे, तो पहले बताया नहीं था उन्होंने। तो जब अंधेरा हो गया तो सिर्फ उनकी पोर्ट्रेट को करके, तो पीछे मुझे मेरी जो हालत देखें, ये 2001 में ये भी अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने इतनी नातें पढ़ी, बहुत नातें पढ़ी, नाते मनकबात, ये बहुत कुछ है। अब तो इंटरनेट की सहूलत है, मुझे नहीं मालूम था। तो नात के मुझे इतना याद है पहले थे कि पहले बोलते कि बहजूर सरवर सरवरा बजनाब मुरसल मुरसला मेरा नुत्क आरियो बेकरा। इस तो वो सलीम उनकी शायरी में भूल गया किन के, तो वो अपनी बारी का वेट कर रहे थे। तो और रिकॉर्डेड नात में ही वो कह रही हैं, ये अवेलेबल आप ज़रा देखिए और फिर बताइए कि दिल दिमाग की आपकी क्या हालत होती है। पहले कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात का हदिया पेश कर रही हूँ, शायद कबूल हो जाए अल्लाह। इस तरह उन्होंने कुछ कहा, तो मैं उसी में थोड़ा सा मैं हिल गया था। अच्छा, वो उन्होंने उसके साथ ही रिकॉर्ड की हुई है। उसके बाद वो नाच शुरू हुई है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं इतना गुनाहगार आदमी, मगर वो क्या कैफियत हुई। अच्छा, रो कर अब बुरा हाल हो गया और वो उससे तो फिर जाके मैं आपको पहले बताना चाहिए था कि इस तरह प्रोग्राम का स्टार्ट होगा। मुझे माफ़ कर दे, मैं तो दूंगा। यानी वो ये आर्टिस्ट की ये चीज़ें जल्दी मशहूर हो जाती, कितनी शादियाँ की, क्या किया, कितने ये के, मगर एक उसका दरवाज़ा कहीं और खुलता है। वो चूँकि आमतौर पर लोगों की इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होती। मुझे ऐसी नात है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप YouTube पे जाके सिर्फ इतना लिखेंगे ना, नूर जहाँ नात, और पहला बोल ज़रूरी मेरा ख्याल लिखना पड़ता है कि बहजूर सरवर सरवर। अच्छा, म्यूजिक भी तो दिया ना नजर हुसैन ने, अब ये देखें ना कि वो कैसे आ गए, और फुल म्यूजिक के साथ। वो एक पीर साहब इस किस्म की कैफियत आपको पीर साहब वो बताते थे, जब मैंने कहा ना पीर बनने के चक्करों में, तो वालदा ने जाके वो गिला किया कि आपने के चक्कर में बच्चा। नुसरत आपकी एज कितनी? ये सारे काम 13-14 साल में शुरू हो चुके थे। तो उन्होंने निकाल दिया मुझे, अभी तुम पीर बनने चले गए यार, निकलेगा। वो बहने बड़ी सिस्टर, उनका इंतकाल हो गया, वो भी वालदा की तरह ही थी, उनको बीच में डाला, वालदा को डाल के। तो उन्होंने एक लेसन दिया मुझे कि देखो, तुम पीर जिन पकड़ना चले, लेकिन तुम अपना कुछ ढूंढना चाह रहे हो। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, मैं ढूंढना चाह रहा हूँ किसी की। तो उन्होंने कहा म्यूजिक से ही मिलेगा। हाय हाय हाय, ये तुम्हारा, ये को किन्होंने कहा? मेरे मुर्शिद माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बताऊं कि आपका खोटा नहीं किया, खुदा तक पहुंचने के लिए 18,000 रास्ते हैं। ओए वाह वाह, जिनमें से टॉप जो रास्ते हैं उनमें से एक म्यूजिक भी है। वाह वाह, आप उनके इसमें ग्रामी बताइए हमें। जुल्फकार हुसैन। वाह वाह माशाल्लाह, ये बात ही काफी है कि वो उन्होंने, और फिर एक उन्होंने ये कहा कि देखो, तो तुम लोग जो होते हो ना म्यूजिशियन, दूसरे लफ्जों में कह लो मरासी, ये तुम खुदा के घर के नजदीक ही घूमते रहते हो, सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से अंदर नहीं जाते। वरना जितने करीब तुम लोग कि जो सुर और लय का सच्चा काम कर रहा होता है, उन्होंने तो बड़ा समय कहते हैं कि तुम वो तुम्हें दरवाजा नजर भी आ रहा होता है, लेकिन एक चाय की प्याली की वजह से बैठ जाते हो। इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो हमारा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का जो रिलेशनशिप होता है ऑडियंस के साथ, उसका भी इसमें बहुत बीच है। बिल्कुल है, क्योंकि ऑडियंस के बगैर हमारा काम चलता नहीं है ही नहीं किसी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही आप ऑडियंस से कट ऑफ करते हैं मेंटली, तभी आपका काम अच्छा भी हो रहा होता है। ये अजीब सा डायनामिक। टोनी जी तो आंखें बंद कर लेते हैं और अच्छा करते हैं कि वो पहले सलाम दुआ करके शुरू किए थे, तब मैं देख रहा था लास्ट टाइम, तो फिर वो बिल्कुल आंखें बंद करके। उसी में आप देखें, वैसे तो बड़ा अच्छा डायनामिक म्यूजिक और या एक्टिंग होती है, लोग क्लैपिंग भी करते हैं, लेकिन एक म्यूजिक और
थिएटर वो होता है जिसमें लोग शहर में आ जाए जी। और क्लैप करना ही भूल जाए, क्लैप करना भूल जाए, या क्लैप करने की हिम्मत ही ना पड़े। वो जो आपको फील होता है कि वो आपके साथ सांस ले रहे हैं, आपके साथ उतार चढ़ाव और आपका एक सा है। एब्सोल्युटली, ये ऊंची बात। वो तो ये इसमें फिर एक छोटी सी बिस्मिल्लाह, मैं वो तो नहीं कर रहा है, नहीं बिल्कुल एक देवन, आप मुझे मौका दे रहे हैं और अच्छा हम देवानंद तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो ये मेरी जाती बहुत सारी जाती राय है। उनका सबसे टैलेंटेड, सबसे बड़ा वो एक भाई था विजय आनंद, तो वो एक्टिंग में कम आए, चंद एक फिल्मों में की, तो उन्होंने वो डायरेक्टर थे और उनकी सबसे बड़ी फिल्म हम सब जानते हैं गाइड। अच्छा, अब आप गाइड भी देखें ना तो ये तहकीक का ये फ़ायदा होता है कि बाद में मुझे जो शक था वो यकीन में कैसा बदला। आप गाइड देखें और फिर ग्रेजुअली आखिर में कहते हैं कि वो उसकी डेथ होगी, और डेथ के बाद भी दिखाया उसने कहा कि ना भगवान ना इंसान में जैसे होता है। तो ये सारी विजयानंद ने लिखी भी थी, ये मुझे पता था। नॉवल तो इंग्लिश का है, उसने लिखी भी थी, स्क्रीन प्ले भी लिखा था और डायरेक्ट भी की थी। मेरे जहन में बचपन से मैं फिल्म देखी बार बार, तो मेरे जहन में ये था कि ये बंदा आम आदमी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता कि इंडियन सेटिंग में वो, और वो जैसे आप कह रहे हैं जैसे लोग होते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस से भी लेवल जो है वो गिरता चला जाता है। तो तैमूर साहब वो पक्की बात हो गई, थैंक्स टू जावेद अख्तर, ये शबाना के हस्बैंड और बड़े थे, उन्होंने हमें फिर बताया पिछले दिनों कि विजयानंद इस फिल्म के बाद तलाशी हक में इतना मसरूफ़ हुआ कि फिल्में सब जो छोड़ के, पहले वो गुरु रजनीश के पीछे गया, फिर उनको भी छोड़ के एक और गुरु, वो मुझे इस वक्त भूल गया, और उन्होंने कहा कि अच्छा अब वो जा रहा है सर्च फॉर ट्रूथ में, जैसे जुल्फ़कार साहब ने कहा, वो जा रहा है अपनी ही आर्ट फॉर्म से, उसको उससे निकल के नहीं, उसमें ही घुस गए। गो हरम के रास्ते से, मेरे पता नहीं पुराना किया गया, गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक। गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक, मेरी रहगुजर से जाते तो कुछ और बात होती। गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक, मेरी रहगुजर से जाते तो कुछ और बात होती। सुए मैं कदा न जाते तो कुछ और बात होती, वो निगाह से पिलाते। क्या सब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी प्रेजेंस से बहुत अच्छा तकिया हो गया है। सही, मैं तो तकिए के ऊपर भी बैठा हूँ। जाते जाते वो हमने आपका फिर नया सितार सुना उस दिन। बहुत शुक्रिया। उसमें आप उसके बारे में क्या कहेंगे, अपने सितार के बारे में? नहीं जी, अपने बच्चे के बारे में वो कहते हैं अपना बच्चा दूसरे की बीवी बहुत अच्छे लगता है। जी, ये यूसुफी का यही ख्याल होता है कि अपने बच्चे और दूसरों की बीवी जो और दूसरे की तो बीवी बैठी नहीं है। तो वो तो एक मुझे जैसे कहने के आई एम वेरी हैप्पी। किस शहर से बना था बता रहे? बना तो इंडिया से हुआ, बनवाना एक्चुअली मैंने इसी से था। अच्छा। लेकिन ये अल्लाह को अभी शायद को अभी फिलहाल मंजूर नहीं है, इसमें भी वो राज होगा, शायद ये प्राउड ही ना हो जाता बना। लेकिन हाँ, तो वो एक इंडिया में है, मेरे ख्याल में पूना के पास शहर मिर्च यहाँ पर, उससे काफ़ी सितार बनवाए। तो ये आइडिया जो है ये हमारा फाइनल इसका वर्जन। बड़ी मोटी सी भी थी वो टोन नहीं, टोन तो आप चेंज कर सकते हैं। टोन आपके ऊपर, जवारी जो एक एलिमेंट है उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मोटी टोन कर सकते हैं, उसको पतली कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो 2-3 मेजर चेंज हैं कि जो प्रैक्टिकली सितार प्लेयर को उसका बड़ा फ़ायदा होगा। शायद मुझे तो उसका बड़ा फ़ायदा है, हो सकता है दूसरे कि जो आपने देखा होगा कि मैंने सारी की, बल्कि मेरा वो नीचे सितार पड़ा हुआ है, कहाँ है वो, मैं तो आपको थोड़ा सा रखा हुआ है नीचे। हाँ, वो मैं आपको बजाऊंगा नहीं, क्योंकि वो एग्जॉस्ट, मैं सारी रात नहीं सोया मैं। वो टीवी के प्रोग्राम, मुझे नींद मेरी, मैं सोता हूँ 6 बजे 7 बजे सुबह के। फिर आपका प्रोग्राम था सुबह?